हम आपके साथ खड़े, ये कहेंगे हम हिंदू धर्म को ऊपर करेंगे, ठीक है। लोग ने कहा अब अयोध्या में आप राम मंदिर के नाम पे लूट लोगे। आप हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अपने ना सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग के जरिए ना यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा घुसना चाह रहे हैं। AK-56 और ये सब AK-47 और 56 ये सब दिन दहाड़े लूट ली जा रही हैं। और आप कह रहे हैं कि जो मणिपुर में हो रहा, और राजस्थान में भी हो रहा, जो छत्तीसगढ़ में भी हो रहा, मतलब हिंदू और मुसलमान को दुकान, घर, जाति, सड़क किसी के नाम पे भी बांट सकते हैं। पेशेंस नहीं है। 2 मिनट्स मैगी वाला सेशन आते जा रहा है, तो उस टाइप के तो उस तरीके तो होगा नहीं। तो बिग बॉस में युवा घर बैठे वोट कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि जो बिग बॉस में युवा वोट कर रहा है उससे ज़्यादा इस युवा देश की सड़कों पे। सबसे पहले सर्वे सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन AP पॉडकास्ट। ऑन बिहाफ ऑफ होल टीम AP पॉडकास्ट हम बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है कि हमें यहाँ आने की अपॉर्चुनिटी मिली। थैंक यू आपका और आपकी पूरी टीम का। और जैसे मुझे आपके इस इनिशिएटिव के बारे में पता लगा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और कॉलेज से आप लोग करते हैं और कॉलेज का पूरा ग्रुप है तो जान के और अच्छा लगा। और जब उसके बाद टॉपिक आपने बताया कि यूथ से रिलेटेड है और आप ही लोग करते हैं तो एक डबल खुशी हुई। हाँ बिल्कुल, आप तो खुद बता रहे थे आप कैमरा इन सब में इंटरेस्टेड थे अपने कॉलेज के दिनों से, तो आप तो समझ सकते हैं कैसी ये चीज़ें चलती है, एकदम एनर्जी रहती है इस टाइम। मैं पहले मतलब शुरुआत से ही फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड रहता था। पहली बार भी इसमें इन सब चीज़ों में आया भी तो वैसे ही इंटरेस्ट में सेम। एक बार अन्ना आंदोलन में ऐसे मनीष सिसोदिया सर थे और संजय सिंह सर थे जो भी सांसद हैं दिल्ली से, तो उनके साथ एक बार जाना हुआ तो अचानक से फ़ोन आया कि एक हम लोग का आंदोलन का प्रोग्राम है और फोटोग्राफी करनी है। कैमरा उस समय भी रहता था, लेके चले गए। तो तब से धीरे धीरे अच्छा लगा कि यार बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा काम है, इंटरेस्ट रहा। उस समय जन लोकपाल आंदोलन चल रहा था और उसके पब्लिक अवेयरनेस के लिए हम लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाते थे, तो 20-25 दिन का टूर था पूरा। उसमें गया तो मैं 1 दिन के लिए था, लेकिन स्कूल से मतलब कॉलेज से ही गया था आपने, फिर तो प्रॉपर कंटिन्यू रह गया 15-20 दिन। अच्छा लगा, फिर कंटिन्यू कर दिया। उसके बाद कैमरा के पीछे से कैमरा के आगे आना शुरू कर दिया? नहीं, कैमरा अभी भी चलता ही रहता है, मतलब काफ़ी पीसफुल एक्टिविटी है फोटोग्राफी, मतलब मेरे हिसाब से। तो सर्वेश सर, हम स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है यूथ और वो सब तो हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले ना मुझे लगता है हमें मॉडर्न डे जो अभी पिक्चर है ना इंडिया की पॉलिटिक्स को लेके, मतलब एक ना कहीं मैंने टर्म सुना था कि परमानेंट स्टेट ऑफ वॉरफेयर जिसे बोलते हैं, जहाँ इंडिया जैसी जो कंट्री है वो रह रही है अभी, कि ना कुछ भी सेटल्ड नहीं है यहाँ पे। कभी इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ हो रहा है, कभी इंडिया की अपनी डेमोक्रेसी में हो रहा है, पॉलिटिक्स में कुछ हो रहा है, कभी अपोजिशन तो ये लोग अपोजिशन भी नहीं रह पाती है। तो उन चीज़ों की वजह से इंडिया की जो इमेज है वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हो जाती है कई बार, और चीज़ें सेटल नहीं हो पाती है। तो इंडियन पिक्चर के बारे में अभी आप क्या सोचते हैं? देखिए, भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र लेके रहता है। हमारी डेमोक्रेसी बहुत ही वर्सेटाइल है और हमारी जो देश की डाइवर्सिटी है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। हाँ। कई बार, और हमारी डेमोक्रेसी ट्रांजिशन पीरियड में भी है। आप दुनिया के जो दूसरे लोकतंत्र देखेंगे जिनके हम उदाहरण भी दे रहे होते हैं, वो बहुत ही लंबे साल हो गए, 200 साल पुराने की बात करते हैं। तो जब हमें आज़ादी मिली, आज़ादी से जब हम अब आगे की बात करें तो बहुत कुछ बदल चुका है, और अभी हम बदलाव के फेज़ में हैं। ज़रूर निश्चित रूप से कई बार अलग अलग नेता आते हैं, क्योंकि देश को चलाने की जिम्मेदारी ओवरऑल राजनेताओं की है। क्योंकि इस देश में हमारा जो ढांचा है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर दी गई है, उसमें ओवरऑल उन्हें देखी गई है। तो अगर उन पे कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हमारे संघीय ढांचे को, जो डेमोक्रेसी को या जो कॉन्स्टिट्यूशन को उस तरीके से नहीं अपना पाते हैं, तो ज़रूर उसकी वजह से ऊहापोह की स्थिति मिलती है। लेकिन हर जगह पे, बल्कि देश में ही आप देखेंगे ऐसे ऐसे नेता मिले हैं जो अभी भी पूरी दुनिया में मिसाल है, सभी पार्टियों में, मतलब नई पार्टियां हों, पुरानी पार्टियां हैं, सब में है। तो मुझे इस देश के लोकतंत्र में कहीं आप ऐसा कहें कि उम्मीद नहीं है, या डेमोक्रेसी ऐसा लगता है कि यहाँ की डेमोक्रेसी बहुत वायलेंट हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ये देश बहुत खूबसूरत देश है। बीच में ज़रूर कहीं ना कहीं से नफ़रत की बातें आने लगती हैं, ये सब आने लगती हैं, लेकिन इस देश के लोग ऐसे हैं, यहाँ की पब्लिक ऐसी है, हमारी कंट्री ऐसी है शुरुआत से, कि मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल ऐसे जो भी फ्रिंजिंग एलिमेंट्स हैं वो बाहर कर दिए जाएंगे और वो अपने अच्छी स्थिति में आएगा। और इंडिया की अभी इमेज आपको क्या है लग रही है कि वो एक्सट्रीमिस्ट साइड पे है, वो अपॉर्चुनिस्ट साइड पे है, या वो लिबरल साइड पे है?
देखिए वैसे आप वन वर्ड मतलब वैसे तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ज़रूर भारतीय जनता पार्टी की जब से ये सरकार है, एक सरकार बेसिकली जब से आई है, तब से कहीं ना, क्योंकि उस सरकार की मानसिकता कहीं ना कहीं से ऐसा है कि प्रोग्रेसिव वर्ल्ड की नहीं है। उसकी मानसिकता लोगों में नफ़रत फैलाने की है। आज के दौर में हम ये कहते हैं कि आप आने वाले समय की बात करिए, वो कहते हैं हम बीत गए कल की बात करेंगे। ज़रूर है कि हम बीत गए कल के बारे में सीखेंगे, पर बीत गए समय को लेकर जिएंगे नहीं और उसे भविष्य ही नहीं बनाएंगे। तो जब से आप पुराने समय को देख लीजिए कि जब हम कहते हैं कि हम देश में गरीबी ख़त्म करने पे बात करें, स्कूल ज़्यादा ओपन करने पे बात करें, अस्पताल बनाने की बात करें, लेकिन ये सब बातें कहीं ना कहीं कॉन्वर्सेशन से डाउन हो गए। अगर मैं अपनी इस समय बात करूं कि भाई मेरा जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय रहा है, इस समय तो भारतीय जनता पार्टी रही है, तो मैं नेहरू जी को तो दोष नहीं दे पाऊँगा। आज आप पार्लियामेंट से लेके हर जगह अभी तक नेहरू जी पे बात करते रहते हैं। मैं कहता हूँ आने वाले प्रोग्रेसिव दुनिया की बात करिए ना। तो मैं आपसे यही पूछ रहा था, आप जैसे बता रहे हैं कि गवर्नमेंट खुद रिस्पॉन्सिबल होती है, तो अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट पावर्स में आई है, मतलब जितनी भी पार्टीज पावर में आई है, क्या सबने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई है सही से? अब आप इस बात को सीधे तौर पे आकलन करिए। जैसे मान लीजिए मैं बलिया ज़िला का रहने वाला हूँ। मैं जब पैदा हुआ तभी भी मेरे गांव के पास एक अच्छा स्कूल नहीं था जिसमें सब लोग पढ़ाई कर सकें, और आज भी स्कूल नहीं है। अभी भी स्कूलों की हम बिल्डिंग बनाने और चारदीवारी बनाने तक ही सिर्फ पहुंच पाए हैं, और उसमें भी अभी हालत ये है, जैसे भी कुछ दिन पहले का एक डेटा आया था, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27,000 के तकरीबन स्कूल बंद कर दिए गए। पूरे देश में 60,000 स्कूल बंद किए गए। मतलब ये ऐसा दौर है जब स्कूलों को खोलना चाहिए, ऐसे में स्कूल बंद किए जा रहे हैं। 1 से 5 तक का अगर स्कूल है तो 5 कमरे नहीं होंगे, एक ही कमरे में 4-4 क्लासरूम्स चल रही होंगी। हम अभी इस एजुकेशन सिस्टम पे हैं। मतलब हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, अगर इन सब की बात करेंगे तो हम खस्ता हाल में भी हैं। मतलब एक खूबसूरत देश जहाँ की विरासत बहुत अच्छी है, जहाँ बहुत से नॉलेजेबल लोग हुए, जहाँ बहुत से नॉलेज है, लोगों के अंदर कैपेसिटी है, लोगों के अंदर स्किल पावर है, उसमें भी ये हालात है। और इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? कोई डीएम तो नहीं हो सकता है, कोई एक व्यक्ति तो नहीं हो सकता है, देश को चलाने वाला ही हो सकता है। और देश को चला कौन रहे? नेता। तो निश्चित तौर पे आप नेताओं को गलती देंगे। मान लीजिए मैं आम आदमी पार्टी से हूँ। आम आदमी पार्टी राजनीति में आई एक आंदोलन के बाद, उसने शिक्षा को मुद्दा बनाया, उसने चिकित्सा को मुद्दा बनाया, उसने रोजगार को मुद्दा बनाया। वो चुन के आए, उन्होंने बिजली की बात की, पानी की बात की, वो आए। इस देश ने एक उदाहरण दिया कि अगर आप बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल की बात करोगे सिर्फ, तो भी आप चुन लिए जाओगे और बड़े मैंडेट के साथ चुने जाओगे। इस देश के इतिहास में आम आदमी पार्टी को जितना बड़ा मैंडेट मिला किसी को नहीं मिला। आज इस दूसरी सभी पार्टियों को सिर्फ एक जलन होती है। भारतीय जनता पार्टी जो अपोजिशन की आवाज़ों को दबाती है, उसको आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जिस तरीके से ये लोग स्कूल, अस्पताल की, बिजली, पानी की बात कर रहे हैं, अगर ये बातें पूरे देश में पहुंच गई तो फिर हमारी नफरत और जात पात और बांटने के नाम पे वोट कौन देगा? फिर पॉलिटिक्स में सर्वाइवल इनका ख़त्म होने लगेगा। क्योंकि ये सब मुद्दे ऐसे हैं कि लोग कहते हैं तुमने 5 साल में कहा था स्कूल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इसमें आप डिलीवरी करते हो। ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्या है, किसी भी बात कर देंगे। अब धर्म की बात कर देंगे, हम आपके साथ खड़े, ये कहेंगे हम हिंदू धर्म को ऊपर करेंगे। ठीक है, लोग ने कहा अब अयोध्या में आप राम मंदिर के नाम पे लूट लोगे। कैग की रिपोर्ट अभी आई है 2 दिन पहले, किस तरीके से अलग अलग चेहरे के साथ हैं। ये स्कूल, अस्पताल, इन सब चीज़ों की इसीलिए बात नहीं करते हैं। लेकिन ये आज के युवाओं की जिम्मेदारी है। जैसे मैंने अपने जो उम्र का जो सबसे मुख्य साल होते हैं, जो भी ईयर्स हैं जब ग्रेजुएशन, तो उन प्राइम ईयर्स में आप ये देखिए कि मैंने तो भारतीय जनता पार्टी का शासन देखा, और उन भारतीय जनता पार्टी के शासन में अभी के पिछले 10 सालों में मैं तो ये बता सकता हूँ कि इस पार्टी ने मूलभूत मुद्दों की और ज़रूरतों की बात कभी की ही नहीं। और इसकी वजह है कि देश में इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अभी भी हम क्रॉनिक कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के समय जब पूरा देश मर रहा था, देश के कुछ चंद अमीर लोग और अमीर होते गए। मतलब कुछ एक लोगों की संपत्तियां इतने गुना बढ़ी जिनकी उम्मीद नहीं थी। पूरे देश का रोजगार छूटता गया, लोग सड़कों पे आ गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ा
क्योंकि पूरी की पूरी जो राजनीति है वो काम आधारित रही ही नहीं है अब, और इसमें जो सत्ताधारी दल है उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी देश की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी शुरुआत से आंदोलन किया, तभी भी उनका मुद्दा था जन लोकपाल, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना। पार्टी बनी, पार्टी में भी लोगों को सीधी सी बात थी, हमने मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ा, विधानसभा वाइज मैनिफेस्टो बनाया, दिल्ली का मैनिफेस्टो बनाया, और उसको ही लेके पब्लिक में गए, और तब से हम मैनिफेस्टो पे ही वोट मांगते हैं। पब्लिक हमें काम पे ही वोट देती है। हम यहाँ से पंजाब गए, पंजाब भी हमने काम पे वोट मांगा। हम 15 अगस्त पे आज भी पंजाब में पिछली बार भी, चाहे 26 जनवरी हो 15 अगस्त को, हम कहते हैं आपको 100 मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं, 200 मोहल्ला क्लिनिक भी दे रहे हैं। कल भी हम 76 मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन कर रहे हैं। देश में स्वास्थ्य और शिक्षा के नए नए आयाम आम आदमी पार्टी स्थापित कर रही है, और ये सब जिम्मेदारियां यूथ की है इन सरकारों से मांगने की। कि मेरी आपसे ऐसे बात भी जब चल रही थी, मैंने कहा कि अगर भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं, सबसे ज़्यादा युवा हैं इस देश में, और वो तय करते हैं, अगर वही ठान लेंगे कि नहीं हमें स्कूल नहीं चाहिए, अस्पताल नहीं चाहिए, तो फिर क्या होगा? फिर तो आप ऐसे ही देश में आप उठा जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहो। जितने पुराने नेता हैं आपसे जिंदाबाद मुर्दाबाद कराएंगे। जब आप पहुंचोगे कि कोरोना में आपके मम्मी का इलाज कराना है, पापा का इलाज कराना है, वो कहेंगे अस्पताल ही नहीं, कहाँ से ला के दूँ? उनके बेटे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके बेटे बेटियों के पास तो सब बढ़िया पैसा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है। जो देश का दूसरा वर्ग है, जो देश का निचला तबका है, जिसको समान अवसर नहीं मिला, उसे दिक्कत होगी। और उसी में सबसे ज़्यादा युवा आता है, वो लड़के लड़कियां सब लोग आते हैं। और जो गवर्नमेंट है वो ऐसा भी करती है कि कुछ जगहों के नाम चेंज कर दिए, नाम बदल दिए। और अगर आप देखेंगे आजकल जैसे सोशल मीडिया का यूज़, ये वैसे आप भी कर रहे हैं, मैं क्योंकि दोनों तरफ से बोलना चाहूँगा, आप हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, अपने ना सोशल मीडिया और ऑनलाइन मार्केटिंग के ज़रिए ना यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा घुसना चाह रहे हैं। हर कोई अपने क्रिएटिव वे में अपने आप को प्रमोट करना चाह रहा है। तो ये जो कल्चर है ना, मार्केटिंग के थ्रू, डायरेक्ट एक्शन के थ्रू, नाम चेंज करने के थ्रू, एनसीईआरटीज़ में चैप्टर्स हटाने के थ्रू बहुत ज़ोर से आ रहा है। नहीं तो आप देखिए, ये आप बात सीधे से कम्युनिकेशन की कर रहे हैं कि कोई भी सरकार जब अपने काम को करेगी तो लोगों को कम्युनिकेट करेगी। तो इसी में फ़र्क है कि आप क्या कम्युनिकेशन कर रहे हो। जैसे अब आम आदमी पार्टी सीधे तौर पे बताती है कि देखिए हमने स्कूल बनाए, हमने अस्पताल बनाए, हमें वोट दो। हम ये कम्युनिकेशन करते हैं कि देखिए हमारा ये मैनिफेस्टो है, इस काम के नाम पे वोट दो। अगर एक पार्टी देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया के सबसे ज़्यादा सदस्य होने का दावा करती है, अगर उस पार्टी अगर वो कहती है कि देखो कपड़ों से पहचान लो कि कौन दंगा करते हैं, कपड़ों से पहचान लो कि कौन आतंकवादी हैं, अगर वह हिंदू मुसलमान की बांटने की बात करेंगे, हर जगह बांटने की बात करते हैं जहाँ जहाँ मौका आएगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि इस देश, देखिए भारतीय राजनीति की एक बुराई है, उसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो है बांटो और राज करो की, जो अंग्रेज दे के गए। धर्म के डिवाइड एंड रूल वो देकर गए, और इसका इस्तेमाल ये देश की सबसे बड़ी पार्टी इस समय कर रही है। वो हिंदू मुसलमान के नाम पे बांट देती है, वो ब्राह्मण और दलित के नाम पे बांट देती है, वो अगड़ा और पिछड़ा के नाम पे बांट देती है, और लोग बढ़ जाते हैं। मणिपुर जल रहा है, उन्होंने 2 कुकुया मती में बांट दिया है, दोनों समुदाय लड़ रहे हैं। तो ये राजनीति में बांटो और राज करो की जो नीति है, उसका गलत इस्तेमाल उन्होंने किया। तो आम आदमी पार्टी अच्छे के बने की, देखिए हमारा भी कल ही 15 अगस्त है, हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि देखिए पंजाब में हम 76 मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हैं। तो ये कम्युनिकेशन है, हम यूथ को आज भी बताना चाहते हैं। आप आम आदमी पार्टी के पेज पे जाइए, हमारे नेताओं को सुनिए, वो देखिए क्या कहते हैं, वो क्या काम करते हैं, वो किस बैकग्राउंड से आए हुए हैं। युवाओं को पॉलिटिक्स की जो क्लास है, वो पॉलिटिकल साइंस की क्लास वो स्कूल में तो ले रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने जाते हैं, देश के संघीय ढांचे को जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को जानते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं, लेकिन ये जो रियल पॉलिटिक्स है उस पॉलिटिकल साइंस की किताब से बहुत अलग है। वो भी इंडिया जैसी कंट्री में, वो भी इंडिया जैसी कंट्री में, जिसमें कि समान अवसर मिलने की उम्मीद नहीं है किसी से। अमीर का बेटा अमीर होता जा रहा है, गरीब का बेटा गरीब होता जा रहा है, और वहीं है। तो समान अवसर जब तक देश में उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे, तब तक जो नीचे का टैलेंट है वो आएगा ही नहीं। तो आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों को मौका दे रही है। आप देखिए हमारे लिए दिल्ली हुआ, दिल्ली फुल स्टेट, और यहाँ पे पावर्स को लेके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, सब कुछ नहीं कर सकते हैं। पंजाब में अभी कितना कुछ कर रहे हैं हम लोग,
सरकार बनी, सरकार बनने के बाद से कभी अभी हर 20-20 दिन का न्यूज़पेपर उठाइए, कभी 15,000 टीचर रेगुलर किए जा रहे हैं, कभी 20,000 लोग रेगुलर किए जा रहे हैं, कभी इनको नियुक्ति पत्र दी जा रही। कैसे दिए जा रहे हैं? क्योंकि एक सरकार की नीयत है काम करने की, लूट खसोट इनकी नीयत नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ पे काम करते जा रहे हैं। अभी भी आप भारत में सभी सरकारों की खबरों को उठाइए और सभी सरकारों की खबरों को देखिए कि वो क्या कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की खबर उठा लीजिएगा, देखिएगा हम हर 4 दिन पे स्कूल की बात करते हैं कि इन प्रिंसिपल्स को हमने IIM भेजा ट्रेनिंग पे, इनको सिंगापुर भेज दिया, इनको यहाँ भेज दिया। तो आखिर में हम काम नहीं करेंगे तो कैसे दिखाएंगे? मैं तो सभी से कहता हूँ, देश के जितने युवा हैं सभी पार्टियों के हैं, किसी भी दल किसी भी मत के हों, वो दिल्ली में आए, दिल्ली के सरकारी स्कूल देखें। उनमें बिल्डिंग्स में भी चेंज हुआ है, एकेडमिक्स में भी चेंज हुआ है, टीचर्स में भी चेंज हुआ है, पेरेंट्स के बच्चों की केयर करने में भी सभी स्तरों पे जो बदलाव हुआ है उसको देखें। और जो कि भारतीय राजनीति में एक चीज़ हम लोग कहते थे कि ये बदलाव संभव नहीं है, तो जो असंभव को संभव करने की एक जो रणनीति है, जो नीति है, वो दिल्ली की सरकार आपको दिखा देगी। अरविंद केजरीवाल का जो एक मॉडल है वो आपको दिख जाएगा। और आम आदमी पार्टी पे कई बार ब्लेम लगाने के भी चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं कि वो ब्लेम करते हैं। नो डाउट कि इम्प्रूवमेंट आया है, नए नए चेंजेस आए, एजुकेशन सेक्टर में बहुत काम हुआ है, बट कई बार ऐसा सामने आया है, मीडिया ने सामने लाया है कि आम आदमी पार्टी ब्लेम गेम काफ़ी खेलती है। देखिए, विपक्ष का काम तो सभी दलों को करना चाहिए, और एक मजबूत विपक्ष जिस लोकतंत्र में होगा वो सदैव ही लोकतंत्र दुनिया का सबसे खूबसूरत और अच्छा होगा। आम आदमी पार्टी हमेशा अपने मामलों को लेकर, हम सही मामलों को उठाते हैं, इंडिविजुअल आप बात करेंगे तो मैं हर एक चीज़ को बता दूंगा कि आखिर में किन किन मामलों, हम कोई फेक न्यूज़ नहीं फैलाते, हमारे पास कोई फेक न्यूज़ की फैक्ट्री नहीं है। देखिए, देश में 2 तरीके के दौर चल रहे हैं, एक न्यूज़ वाला, एक फेक न्यूज़ वाला। तो हम न्यूज़ तो दे सकते हैं, हम फेक न्यूज़ नहीं दे सकते हैं, तो ना हमारा फेक न्यूज़ वाली फैक्ट्री है भी। तो आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पे न्यूज़ वाली, हम काम ऐसा करते हैं उसको न्यूज़ में ले जाते हैं, जो अगर कहीं हमारे काम में कोई रोड़ा बनता है तो हम इसको पब्लिक के सामने बताते भी हैं कि आप इस काम में रोड़ा बन रहे हैं। क्योंकि लोगों को, देखिए, पुराने राजनेताओं की आदत हो गई, ये बड़े पॉलिटिक्स में टैक्टिस है इनके पास, ये तुरंत इनको पता है कि जनता में ये वाला झूठ फेंक दो, पता भी नहीं चलेगा बोला कौन, और 4 दिन में सबके मोबाइल में घूम रहा होगा। अब के नेताओं का झूठ व्हाट्सएप पे घूमता है, तो अब उनके पास व्हाट्सएप आ गया है, फेसबुक आ गया है। जिस चीज़ का इस्तेमाल एक अच्छे कामों में होना चाहिए था, हो भी रहा है, देश का युवा उसके थ्रू जाग भी रहा है और कर भी रहा है, मजबूत भी हो रहा है। अब उसी का इस्तेमाल ये लोग अपने गलत कामों के लिए भी कर रहे हैं। ये इनके पास फेक न्यूज़ फैलाने की फैक्ट्री भी आ गई है। उनको पता है कि 2 मिनट में एक गलत खबर को, बांग्लादेश की खबर को इंडिया में कैसे फैलाना है, कि बांग्लादेश में ये आदमी काटा जा रहा है, वो बलिया के आदमी के मोबाइल पे मिल जाएगा, 4 दिन बाद वेरीफाई होगा कि नहीं ये तो वीडियो बांग्लादेश की थी, बलिया की नहीं है। तब तक लोगों में नफरत फैल चुका होगा, काफ़ी फैल चुका होगा, और यही काम है ऊपर जो ये लोग चला रहे हैं इन्हीं का, जो कि उनका काम नहीं होना चाहिए। आपको लग रहा है इंडिया में अभी जर्नलिज्म बिल्कुल ऐसे ख़त्म करने की स्टेज पे आ गए? मतलब एक कोई इंडेक्स आया था जिसमें अफ़गानिस्तान के नीचे रखा गया था इंडिया के, प्रेस इंडेक्स में इंडिया का नंबर नीचे था, लेकिन इस देश में हमेशा से ही बहुत अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, और उन लोगों को हम लोग देखते भी हैं, लोग सुनते भी हैं। ज़रूर बड़े बड़े चैनलों से, क्योंकि उनके मालिक जो बैठे हुए हैं कोई ना कोई कॉरपोरेट घराने या कोई ऐसे ही अपने कैपिटलिस्ट ऐसे लोग हैं, तो ज़रूर वो चैनलों को ख़रीद लेते हैं। अब एक नए तरीके का डेमोक्रेसी और नए तरीके का दौर है जिसमें पत्रकार से दिक्कत होती है, तो पत्रकार का चैनल ही खरीद लेते हैं लोग। तो वैसे में भी बहुत से अच्छे पत्रकार बने हैं। यूट्यूब और नए नए जो मीडियम आए हैं, ये उन पत्रकारों को बहुत ताकत दे रहे हैं, और हम लोगों को भी इन्फॉर्मेशंस, बहुत अच्छी रिसर्च इन्फॉर्मेशन उन्हीं लोगों से मिलती है। आप रवीश कुमार जी को देख लीजिए, अजीत अंजुम जी को देख लीजिए, साक्षी जोशी जी हैं, विनोद कापड़ी जी हैं, अभिसार शर्मा जी हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग भी अगर कोई रिसर्च चाहिए होती है, हम लोग करते हैं, पहले उनकी वीडियोस को देखते हैं, समझते हैं, उनके काउंटर व्यूज़ लेते हैं, तैयार करते हैं। तो हैं उस समय देश में, और देश उनको देख भी रहा है। कभी भी यूट्यूब पे चले जाइए, उनके फॉलोअर्स चले, भले एक सरकार उनके खिलाफ लगी हुई है, क्योंकि अब का वो दौर नहीं है। पुराने दौर में क्या होता था, किसी को मुकाबला करना है, किसी से बदला लेना है, तो कोई पुलिस भेजता था, ये करता था। अब क्या है, ट्विटर पे उसका ऑर्गेनिक ग्रोथ स्लो करा दी जाती है, उस पर काउंटर अटैक्स किए जाते हैं, उसके डिसलाइक्स बढ़ाए जाते हैं। तो नया दौर है,
और ये यूथ का दौर है, ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये सब जो जितना दौर है ये युवाओं का दौर है। आने वाला समय भी युवाओं का, और आज का युवा, अभी मैं संसद की एक बात कर रहा हूँ, अभी संसद के इसी सत्र में हमारे जो नेता हैं संजय सिंह जी, उनको निलंबित कर दिया गया। और मणिपुर पर वो आवाज़ उठा रहे थे, प्रधानमंत्री जी को कह रहे थे कि मणिपुर पर आप आके सदन में बोलिए, उस पर उनका निलंबन हुआ। वो धरने पे थे, पार्लियामेंट में ही काफ़ी दिन रात धरने पे रहे, वहीं बैठे रहते थे। तो पार्लियामेंट में ही विजिटर्स आते थे, एक बच्चा आया, वो देहरादून के दून स्कूल का था, 11th क्लास का बच्चा। जिस तरीके के सवाल, उसने कहा मैं आपसे सवाल कर सकता हूँ? उन्होंने कहा हाँ करो। वो जिस तरीके से वो बात कर रहा था कि आप इंडिया अलायंस पे क्या बोलेंगे, आप इस समय देश में जो हालात चल रहे हैं इस पे क्या बोलेंगे, मुझे देख के बहुत खुशी हुई। 11वीं क्लास का बच्चा बता रहा है कि आप पॉलिटिकल अलायंस कैसे होगा, आप सरकार को कैसे हरा पाएंगे। उस फुटेज को, उस फोटो को मैंने लिया, अपने मोबाइल में रखा हूँ, आज सुबह ही देख रहा था। तो ये नए इंडिया की ताकत भी है। तो इस दौर को हमें पहचानना चाहिए। मतलब एक तरफ युवाओं को बेरोज़गार रख के उनके हाथों में मोबाइल देकर फेक न्यूज़ दिन भर सुनने और पढ़ने के लिए भी लगा दिया गया है कि तुम करते रहो। एक तरफ उन युवाओं को कहा गया है कि तुम धर्म के नाम पे लड़ते रहो, लेकिन उनको धर्म के नाम पे ये नहीं बताना है कि वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबल विलेज की बात इसी हिंदू धर्म में होती है, वो नहीं बताया जाता। सभी धर्मों की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको गायब की जा रही हैं। उनके दिमाग में फीड किया जा रहा है कि तुमको इस नफ़रत पे बात करनी है, तुमको इस पे बात करनी है, तुमको इन पॉइंट्स पे बात करनी है, इस पे लड़ाई हो सकती है। और उसको प्रॉपर एक चैनल से, प्रॉपर प्लानिंग से लोगों को फीड किया जा रहा है। उनको पता है कि ये इन लोगों को ये नफ़रत का इंजेक्शन लगाते रहो और ये चलता रहेगा। जैसे जैसे थोड़े दिन बीत जाते हैं, लगता है कि कोई अच्छी बात हो गई, बहुत दिन से कुछ घटना नहीं आई, तो कहीं ना कहीं से ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। अब मणिपुर की आप बात कर रहे थे, तो जैसे बीजेपी गवर्नमेंट दावा करती है कि अगर डबल इंजन गवर्नमेंट कहीं एग्जिस्ट कर रही है तो बिल्कुल एकदम प्रॉपर सारे रिजल्ट आएंगे, लेकिन मणिपुर में तो डबल इंजन गवर्नमेंट ही थी, तो उसके बावजूद भी इतना एकदम। अब ताजी आपने बहुत ही, मतलब इस समय तो देखिए कि मैं देश के इन युवाओं को ही कहता हूँ कि अगर आप मणिपुर के हालात को नहीं समझ पाए और मणिपुर के जो मणिपुर में चल रहा है अगर उसकी आपने तुलना किसी भी स्टेट से की, तो इसका मतलब समझ जाइए कि आपके दिमाग को भ्रष्ट किया जा चुका है। आपका दिमाग एक बीमारी से ग्रसित हो गया है, जिसे आप कुछ भी कह लें। मतलब भाजपा का एक कोई भी नफ़रत की जो बीमारी है उसका इंजेक्शन आपके दिमाग को लगाया जा चुका है। एक मणिपुर प्रदेश जहाँ पे बीजेपी का शासन है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का शासन है, दोनों जगह आपकी सरकार है, फिर भी वो प्रदेश 100 दिनों से ज़्यादा समय हो गया जल रहा है। वहाँ पे भीड़ महिलाओं को ले जाके बलात्कार कर दे रही है, उसके बाद उसके FIR पे 2 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उस महिला को पुलिस की सुरक्षा के अंदर से लेके जाया गया, पुलिस के साथ थी वो। और ऐसी सैकड़ों महिलाएं हैं, ऐसे सैकड़ों घटनाएं वहाँ के मुख्यमंत्री ने दावा किया, हज़ारों ऐसे केस होंगे। वहाँ पे थाने दिन दहाड़े लूट लिए जा रहे हैं, 60-70 से ज़्यादा थाने लूट दिए गए। वहाँ की जो बंदूकें हैं 57, AK-56 और ये सब AK-47 और 56, ये सब दिन दहाड़े लूट ली जा रही हैं। और आप कह रहे हैं कि जो मणिपुर में हो रहा, और राजस्थान में भी हो रहा, जो छत्तीसगढ़ में भी हो रहा, मैं कह दूं यूपी में भी हो रहा, ये हो रहा, ये भी नहीं है कि मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों में भी वैसे हालात हैं जो मणिपुर में। हाँ ज़रूर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब की बात कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो मणिपुर में हो रहा है पूरे देश में हो रहा। कोई एक मुझे प्रदेश बता दे जहाँ पे दिन दहाड़े 50-50 थाने लूटे जा रहे हैं। आप खुद सोच के देखिए, आप इस दिल्ली में रहते हैं, अगर एक थाने को लोग जाएँ दिन में लूट लेंगे तो आपकी दिमाग में क्या होगी? वो पूरे के प्रदेश के लोग कैसे जी रहे हैं? 60,000 70,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हो गए, अपने घरों को छोड़ चुके हैं, अपना सब कुछ सामान, मतलब कोई अपना कपड़ा भी लाया, कई लोग कपड़ा भी नहीं लेकर निकले हैं और कैंप्स में रह रहे हैं। दिन दहाड़े लोगों को गोलियां मारी जा रही हैं सड़क पे, मतलब आप समझ रहे कैसा दौर, कैसी वीडियोस आ रही हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती थी कि हम डबल इंजन की सरकार आएंगे और डबल इंजन की सरकार रहेगी तो सब कुछ ठीक होगा। तो ये तो पूरी तरीके से फेल हुए आप। वहाँ का इंटरनेट आपने बंद कर दिया, मुख्यमंत्री जिसकी वजह से हो रहा आप उसको हटा नहीं रहे हो। उस मणिपुर पे अगर देश की संसद में बैठने वाले लोग अगर देश के किसी एक प्रदेश के बारे में ना बात करें तो क्यों करें? मणिपुर पे संसद में सबसे बड़ा पहला सस्पेंशन हुआ सांसद संजय सिंह जी का। आम आदमी पार्टी के दल के नेता हैं, 10 सांसद हमारे राज्यसभा में हैं,
आप ये समझिए, जब इतिहास में याद किया जाएगा और संजय सिंह जी से ये सवाल पूछा जाएगा कि मणिपुर जल रहा था तो आप क्या कर रहे थे, तो वो क्या कहेंगे कि मैं मोदी सरकार के लिए थपथपा रहा था वहाँ पे टेबल। उनका सस्पेंशन आपने किया, इतिहास हमेशा याद रखेगा कि जब मणिपुर जल रहा था तो एक पार्टी के दल के नेता उठे और उन्होंने कहा कि मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी अपनी चुप्पी तोड़िए और सदन के अंदर आके बोलिए, और उनको सस्पेंड कर दिया गया। कोई बात नहीं है, बाहर बैठे रहे, पूरे देश ने जाना। लगातार उसके बाद सस्पेंशन का दौर शुरू हुआ। डेरेक ओब्रायन जी को सस्पेंड किया गया, राघव चड्ढा जी सस्पेंड हुए, कांग्रेस नेता अधीर रंजन जी सस्पेंड हुए, और इन सभी लोगों की डिमांड थी प्रधानमंत्री जी आइए अपना वक्तव्य दीजिए मणिपुर पे। लेकिन देश में जो तानाशाही का दौर है उसमें किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर सत्ता को फ़र्क नहीं पड़े कि मणिपुर पर मुझे बोलना है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। 80 दिनों बाद प्रधानमंत्री जी आए और मणिपुर पर 36 सेकेंड बोले, वो भी उन्होंने बोला कि इस राज्य में भी चल रहा, उस राज्य में भी चल रहा। उसके बाद हमारे लोकसभा में विपक्ष की सरकार को अविश्वास मत लाना पड़ा। अविश्वास मत का जब जवाब दे रहे थे प्रधानमंत्री जी तो 2 घंटे 13 मिनट बोले, और 2 घंटे 13 मिनट में कुल 2 मिनट मणिपुर पर बोले। उसमें भी किसी बात का जवाब नहीं दिया उन्होंने कि इतनी हत्याएं क्यों हुई, इतने थाने क्यों लूटे गए, दिन दहाड़े बंदूकें लूटी जा रही हैं थानों से, इतनी मौत हो गई, इतने लोग विस्थापित हो गए, किसी चीज़ का जवाब नहीं दिया। कहीं ना कहीं से कुर्सी का नशा आ गया है। वो ये समझ रहे हैं कि पीआर मार्केटिंग और इससे वो सरकार में बने रहेंगे, सत्ता में बने रहेंगे। और एक गवर्नमेंट पे एक और ये लगा रहे थे कि AFSPA जो था वो रिमूव कर दिया गया, इस वजह से भी सिचुएशन ख़राब हुई है। देखिए, पहली बात तो ऐसी तमाम उन लोगों ने बातें करी। अब वैसे तो मैं आपको बताऊं तो इस पार्टी के बड़े नेता ने कहा कि वहाँ पे दूसरे विदेशी ताकतें वहाँ पे आ गई। मतलब आप ये समझिए, इनके पार्टी के खुद के नेता कह रहे हैं कि म्यांमार से और दूसरी विदेशी ताकतें वहाँ पे काम करा रही हैं। तो क्या हम ये मान लें, मतलब खुद सरकार ने कहा कि इस इतनी मजबूत सरकार और विश्व में डंका बज गया कहने के बाद आप ये कह रहे हैं कि मणिपुर हमारे प्रदेश में विदेशी ताकतें काम कर रही हैं, उनकी वजह से हो रहा। ये सरकार की और विफलता रही। सरकार के केंद्रीय मंत्री रंजन जी, उनका खुद का घर जला दिया गया। एक विधायक को खुद को इतना लोगों ने मारा कि वो वेंटिलेटर पे हैं, दिल्ली आके इलाज कराया उन्होंने। मणिपुर के जो सांसद हैं उनको बोलने नहीं दिया गया। कल वो टीवी पे इंटरव्यू दे रहे थे कि मैंने सदन के अंदर बोलना चाहा, मैं मणिपुर का सांसद हूँ, मुझे सरकार ने बोलने नहीं दिया। मतलब जिस देश की डेमोक्रेसी इतना मजबूत है, जिस देश का संविधान इतना मजबूत है और इतना ताकत देता है, लोगों को ताकत देता है, आप पूरे उस संविधान की हत्या कर रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर को मार रहे हैं, जो हमारे सदन की एक गरिमा है उसको ख़त्म कर रहे हैं। आप बहुमत में हैं, इसलिए सभी आपका मत नहीं हो सकता है। बहुमत में हर एक का मत भी मायने रखता है, और यही इस देश के लोकतंत्र की ताकत है, संविधान की ताकत है कि सिर्फ बहुमत वाले का ही मत नहीं होगा, एक मत वाले भी बहुमत में आ सकता है। एक मत वाले को भी बहुमत को सुनना पड़ेगा। यही ये काम सरकार नहीं कर रही, इसी के खिलाफ पूरा विपक्ष इकट्ठा है। मैं इस देश के किसी भी आदमी से पूछता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी होंगे, उनकी मजबूरी होगी कि पार्टी खिलाफ नहीं बोलेंगे, पर कैमरा हटाइए और उनसे पूछ के देखिए कि भाई बताओ मणिपुर के जो हालात हैं क्या पूरे देश के हालात हैं? और इस देश के युवाओं की इतनी हिम्मत है जो सवाल कर सकते हैं। बड़े लोग सेटल हो गए होते हैं, फैमिली, बच्चे, घर, बिजनेस। युवा एक बहुत ही ताकतवर शक्ति है, जो भी 17-18 साल से लेके 30 साल के लोगों को मैं बहुत ज़्यादा मायने रखता हूँ, 35 साल के। उनके अंदर वो ताकत होती है बोलने की, विद्रोह की ताकत होती है, रिबेलियन होते हैं, बागी कहते हैं हमारे बलिया में, बागी होते हैं वो बोल सकते हैं, उनके अंदर वो ताकत होती है और उनको बोलना चाहिए। अपने पार्टी से भी सवाल करना चाहिए कि भाई आप लोग मणिपुर पे क्यों नहीं बोल रहे। और आप खुद कोई किसी भी व्यक्ति सोच सकता है कि अगर उसका जो लोकल थाना, अगर उसको लोग घुसें और लूट ले जाएं, वहाँ की बंदूकें लूट ले जाएं, लोग मार दें, क्या उसे लोग नॉर्मल कहेंगे? और पूरे प्रदेश में ऐसा चल रहा है। आपको लगता है इंडिया जैसी कंट्री में कभी कास्ट फ्री पॉलिटिक्स हो सकता है? देखिए, मैं कह रहा हूँ कि जाति के नाम पे आप अच्छी चीज़ें करिए ना, बुरा क्यों कर रहे हैं? मैं भी ब्राह्मण हूँ, मैं तो कभी ब्राह्मण होने के नाम पे कोई गलत काम नहीं करता हूँ, मुझे तो कोई ऐसा नहीं कह सकता। आप जाति के नाम पे बुरा का, भाई मैं जिस जाति में पैदा हुआ हूँ वो एक संयोग मैं उसमें पैदा हुआ हूँ, उसके नाम पे मैं बुरा क्यों करूँगा? मतलब क्या दिक्कत है? मैं कह रहा हूँ कि जातिगत राजनीति के आधार पे
अगर आप लोगों को बांट रहे हैं, लोगों में नफ़रत फैला रहे हैं, लोगों में भेदभाव फैला रहे हैं, लोगों में अपना पराया कर रहे हैं, तो बुरा है, ये नहीं करना चाहिए। भाई हमारा इतना खूबसूरत धर्म है, मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, शुरुआत से रहे, सभी धर्मों की उतनी जगह है, दूसरे धर्मों की भी उतनी इज्जत करते हैं, इसमें क्या बुरा? आप हमारा संविधान आपको अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की ताकत देता है, आप उससे करिए। लेकिन आप अपने या धर्म को आधार बनाकर या किसी दूसरे व्यक्ति के धर्म को आधार बना के अगर नफ़रत फैलाएंगे, अगर लोगों को मारेंगे काटेंगे, आने वाले समय के लिए एक गलत बीज बोएंगे, तो वो गलत है और वो नहीं करना चाहिए किसी को। और आज पूरे देश में यही माहौल नहीं है, सब जगहों पे लड़ाने की, मारने की, यहाँ तक कि आप ये समझिए कि एक पार्टी के नेता, मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता गोली मारने तक के पब्लिकली स्लोगन्स देते हैं। मतलब हिंदू और मुसलमान के नाम पे तो हर तरफ आपको चर्चा में, मतलब डाइनिंग टेबल से लेकर मतलब बड़े बड़े स्टेज तक, बड़े बड़े डैशबोर्ड तक आपको मिल जाएंगे कि जहाँ पे सीधा हिंदू और मुसलमान की बात की जाती है। मतलब मुसलमान को मतलब हिंदू और मुसलमान को दुकान, घर, जाति, सड़क, किसी के नाम पे भी बांट सकते हैं। मतलब नफ़रत में बांटने का ये दौर चल रहा है और इसे ही ख़त्म करना है इस समय। आम आदमी पार्टी उसे ख़त्म करना चाहती है। हमारे इस समय विपक्ष के कई दल हैं जो इकट्ठा हैं और इस नफ़रत की राजनीति के खिलाफ बोलते हैं, और उनको इस पे इकट्ठा होना चाहिए। और आने वाला कल ऐसा ही होगा। मतलब हम लोग जब वसुधैव कुटुंबकम की नीति के साथ चलते हैं, सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, ये गांधी का देश है, ये लोहिया का देश है, जेपी का देश है, तो ये लोग ही रहेंगे हमेशा। और इन लोग की नीतियां हैं, हमारे देश की आज़ादी में इन बड़े बड़े लोगों का बहुत योगदान रहा है, और सबने मिलजुल के एक साथ मिलके इस देश को आज़ादी दिलाई है। और आज गलत लोगों के हाथ में जब सत्ता पहुंच गई है तो वो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला, मैं बार बार कहूँगा, वही हुआ है। जिंदाबाद मुर्दाबाद के लिए सबसे पहले वो उठा के चल देता है झंडे इन पार्टियों के, बाद में उसे कुछ मिलता नहीं है। बाद में वो कहते हैं कि हम 2 करोड़ रोजगार आपको हर साल दे देंगे, और जब पार्लियामेंट में जवाब देना होता है कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ दिया, तो कहते हैं कि हमने तो 8 साल में 7.5 लाख नौकरियां दी हैं। आप सरकार का आकलन करिए, सरकार कहती है 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 8 साल में 16 करोड़ रोजगार हो गए, 9 साल में 18 करोड़ रोजगार हो गए। जब संसद के फ्लोर पे डिटेल देना होता है कि आपने कितने लोगों को नौकरियां दी, तो 7.5 लाख टोटल 8 साल की आप बात करते हो, पार्लियामेंट के फ्लोर पे, जहाँ पे झूठ नहीं बोला जा सकता। और देश के युवाओं को मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज़ देकर बांट दिया जा रहा है, ताकि ये सब अच्छी चीज़ें उन तक ना पहुँचे, वो रोजगार की मांग ना करने लगे। और जैसे अब अलायंस बोल रहे हैं, पॉलिटिकल अलायंस इंडिया जिसे बोला जा रहा है, मतलब आजकल न्यूज़ में भी हम यही सुन रहे हैं और हर जगह पढ़ भी रहे हैं, एनडीए वर्सेस इंडिया अलायंस। तो ना ये सुनने में भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल लगता है कि एनडीए जो एक पार्टी जो भी पावर में है वो इंडिया के अगेंस्ट, मतलब ये एक पूरी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है। नहीं तो इंडिया के अगेंस्ट क्यों है, वो इंडिया के साथ है। इंडिया जो हमारा कोलिजन बना है आपका ऑपोजिशन का, उनका, और लोग ये भी मानते हैं कि जो इंडिया कोलिजन बना है, ये जो ऑपोजिशन पार्टी सारी साथ में आ गई हुई है, इनका खुद का इंटरेस्ट ज़्यादा है और पब्लिक वेलफेयर कम है। नहीं देखिए, खुद का इंटरेस्ट अगर बहुत ज़्यादा होता तो इतने लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ नहीं पाते। और ये प्लेटफॉर्म ही इसलिए बनाया गया है ताकि देश में जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, देश में, मैंने आपसे कहा है कि जो भी मूलभूत आवश्यकताओं की बात है उससे हटाया जा रहा है। पूरा देश कुछ पूंजीपतियों के हाथों में गुलाम बनाया जा रहा है, उनको हटाने की बात है। और अभी आप देखिएगा, अभी अलायंस बना है, अभी इसके मुद्दे तय होंगे, अभी इनके चेहरे तय होंगे, अभी आगे की नीतियाँ तय होंगी, और तब आपको सब चीज़ें साफ हो जाएंगी। सिर्फ नाम रखने से, उसका उद्देश्य से बताने से ही लोगों को घबराहट होने लगी है, इसलिए वो लोग अभी बताने लगे हैं कि नहीं ये गड़बड़ हो गया, ये अलग सी चीज़ें हो गई, उन्हें इसलिए वो बता रहे हैं, वैसा कुछ नहीं। आप अभी देखिएगा, जब से ये इंडिया नाम आया है, जब से इंडिया नाम बना है, तब से बहुत से लोगों की बौखलाहट बढ़ गई है। इसके पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए की कब मीटिंग करी थी, देश ने वही नहीं देखा था।
मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये मिस इन्फॉर्मेशन की सरकार है, ये फेक न्यूज़ की सरकार है, ये झूठ बोलने की सरकार है। एनडीए तक लोगों को पता नहीं था, देश में कहते थे बीजेपी का शासन है, बीजेपी छोड़िए मोदी जी का शासन है। मोदी जी का शासन है, बीजेपी भी भूल गए थे लोग। ये तो जब इन्होंने इंडिया की ताकत देखी, तो इंडिया की ताकत देखने के बाद से उन्हें समझ में आया। तब आपको मैं बता रहा हूँ, जिस दिन इंडिया की मीटिंग थी इंडिया के सभी दलों की, उस दिन एनडीए ने उसी दिन 18 तारीख को अपनी मीटिंग कॉल की, और उसके दलों में कई ऐसे लोग जिन्होंने भी पार्टी के नाम पे रजिस्ट्रेशन करा रखा था, सबको बुला लिया उन्होंने। 24 तो ऐसे दल थे जिनके पास एक भी सांसद नहीं है। 38 पार्टियों की मीटिंग करी। इंडिया अलायंस में 26 पार्टियां आई, सबके पास बहुत सांसद थे। एनडीए ने दिखाने के लिए 38 पार्टियों की मीटिंग की, जिसमें 24 के पास 0 एमपी थे, 7 के पास एक एमपी थे, 2 के पास 2। तो इस तरीके से उन्होंने किया। मतलब कहीं ना कहीं से ये पूरे देश को तो दिख रहा है कि जो अलायंस है वो एक अच्छे रास्ते की तरफ जा रहा है। पर एनडीए जैसे अलायंस है, उनके पास एक प्लस पॉइंट यहाँ पे है कि उनके पास एक फेस है। अगर लोगों को एनडीए नहीं पता है, लोगों को बस पता है कि हमें वोट करना है वोट वाले दिन, उन्हें ये पता है कि एक फेस है जिसको हम करें। बट इंडिया अलायंस जो अपोजिशन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि इंडिया अलायंस के पास कोई फेस नहीं है। देखिए, मैं इस देश के सभी युवाओं और लोगों से कहना चाहता हूँ, लोग फेस पे वोट देंगे या काम पे वोट देंगे। पहली बात तो इस देश में ढेर सारे चेहरे हैं, और इंडिया में भी जो चेहरा निकल के आएगा आप देखिएगा बहुत ही बेहतरीन होकर। मैं कह रहा हूँ आप किसी भी फेस पे वोट दे दो, जब वो 2 लाख रोजगार कह के 7.5 लाख दे रहा है, 18 करोड़ कह रहा है और 7.5 लाख दे रहा है, तो क्या होगा? अपने फेस पे कितना भी क्रीम पाउडर लगा के चमका ले, दुनिया में डंका बोल दे, क्या कर लोगे आप उसका क्या करोगे फेस का? भाई अगर वो फेस सिर्फ फेसबुक के लिए हो तो आप क्या करोगे? अगर वो फेस आपके रोजगार में काम आए तो आप आओ। अगर वो फेसबुक आपके माँ बाप अगर वो फेस आपके माँ बाप का इलाज करा पाए तो आओ। अगर वो फेस आपके बच्चों का अच्छा अस्पताल दे पाए तो आओ, अच्छा स्कूल दे पाए तो उस फेस का इस्तेमाल हो। जब उस फेस का इस्तेमाल सिर्फ वो फेसबुक के लिए ही करेंगे तो करना क्या है उस फेस का? उस फेस को रख दो भाई, ऐसा फेस लेके आओ जो फेस आपके बच्चों को अच्छा स्कूल दे सकता है, अच्छा अस्पताल दे सकता है, रोजगार दे सकता है, इस आज की नई बदलती दुनिया में नई बातें कर सकता है। आपको पता है अभी कई रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं, स्टार्टअप्स के नाम पे इस युवाओं को झूठ बोला जा रहा है, मेक इन इंडिया के नाम पे बरगलाया जा रहा है। स्टार्टअप बोल के आज भी लड़के जब जाते हैं स्टार्टअप फंडिंग करने तो उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। जीएसटी के नाम पे हज़ारों करोड़ों का, 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ों का भ्रष्टाचार घोटाला चल रहा है। हर तरीके की चीज़ें चल रही हैं। तो क्या करेंगे ऐसे फेस का लेकर जो इंडिया को पीछे लेता जा रहा है? आप ऐसे फेस को लेके आइए जो इस देश में स्कूलों को खोले, 50,000 स्कूल बंद ना करने पड़े। तो इंडिया अलायंस में वो फेस कौन है इस वक्त? इंडिया अलायंस वो फेस डिसाइड करेगी। इंडिया अलायंस एक, देखिए आप अभी तो टीम बनी है, टीम के साथ फैसले होंगे, टीम की कोर टीम बनेंगी, तमाम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनेगा, उसके स्ट्रक्चर के बाद आगे चीज़ें होंगी, आगे अभी तय होंगी। लेकिन इंडिया जो अलायंस बनी उस देखिए उसका मकसद अभी भी आ गया है, उसमें अभी तक आपको कुछ भी ऐसा नहीं नफरत वाला, बांटने वाला, इस तरीके की चीज़ें नहीं है। और उस नाम बदलने से ही देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया के सबसे ज़्यादा सदस्य होने के दावा करने वाली पार्टी खतरे में आ गई है। वो बीजेपी से एनडीए पे आ चुकी है। एनडीए में उसने फर्जी दल शामिल कर लिए हैं, 24 के 0 एमपी हैं। कईयों ने तो चुनाव भी नहीं लड़े लोकसभा के, उनको भी अपने उस अलायंस में शामिल कर लिया। तो आने वाले कल में अब बताना है उनको कि भाई ये फेक इंडस्ट्री आप बंद करिए। पर इंडिया जैसे अलायंस में जहाँ पे 3 से 4 चीफ मिनिस्टर्स एक अलग अलग स्टेट्स के आ चुके हैं और बहुत बड़े बड़े भावी नेता आ चुके हैं, तो वहाँ पे आपको नहीं लगता है कि फेस बनाने में एक बहुत ही बड़ा मेजर रोड ब्लॉक होगा कि हर किसी को अपना एक पीस तो चाहिए? नहीं, इस तरीके की तो कोई बात नहीं है। देश में तमाम बार ऐसे आए, लोगों ने अच्छे अच्छे चेहरों का चुनाव किया है और चेहरे लेकर लोग आएंगे। ये देश के युवाओं को समझना पड़ेगा कि जब जब आपको किसी एक चेहरे के इर्द गिर्द आपको फालतू में फंसाया जाए तो आप इनसे फालतू की बातों में नहीं फंसिए। मैं कह रहा हूँ वो चेहरा आपको डिलीवर कर रहा है या नहीं कर रहा है, सीधी सी बात समझिए। जो डिलीवर कर रहा है उसके आप मायने रखिए। सरकारें 5 साल के लिए चुनी जाती हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो रवैया ऐसा रहता है कि हमें 50 साल के लिए वोट दो। मतलब आप अपने बच्चों के लिए बनी, आप अपने नाती पोतों के लिए इनको वोट दो। वो इस तरीके के एजेंडे रहते हैं उनके। हर एक मायने पे ले सकते हैं आप। युवाओं को तार्किक बनाने से मारती है भारतीय जनता पार्टी। उनको पता है कि जिस दिन युवा लॉजिकल सवाल करने लगा, रैशनल बातें करने लगा, उस दिन इनकी सरकार तुरंत गिर जाएगी।
इसलिए ये हमेशा तैयारी में रहते हैं कि देश की जनता को झूठ बोलो, बरगलाओ, लॉजिकल बातें नहीं करो, जो आपने मैनिफेस्टो में दावे किए उसकी बातें नहीं करो। वो पहले चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि 2022 तक हर एक के घर, हर एक गरीब को मकान होगा। 2022 बीत गया, कहाँ कुछ हवा, कुछ अता पता नहीं चला। अभी कैग की रिपोर्ट आई है, 3 दिन से घूम रही है। कैग इसी केंद्र सरकार की संस्था है, किसी दूसरे की नहीं है। यहीं आप दिल्ली में बैठे हैं, मैं दिल्ली का एक उदाहरण देता हूँ। द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है 29 किलोमीटर का, जितने का प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी उसके 14 गुना में बनाया, वो 14 गुना में बनाया। आप समझिए, मतलब 18 करोड़ प्रति किलोमीटर पर बनना था और 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पे बना है। आप सोचिए, केंद्र की एजेंसी कैग रिपोर्ट दे रही है कि 18 करोड़ प्रति किलोमीटर पे, पर किलोमीटर पे वो एक्सप्रेसवे बनना था और 250 करोड़ पर किलोमीटर पे वो बना हुआ है। अभी आपके यहीं पे मिला है। आयुष्मान योजना की बात होती है, छोड़ दीजिए कि वही आयुष्मान योजना कितना बड़ा फ्रॉड है, कितनी बड़ी चीज़ें हैं। अगर आप एक मोटरसाइकिल भी रखते हैं तो आप आयुष्मान योजना के तहत नहीं आते हैं। क्या गरीब देश का मोटरसाइकिल रख लिया तो अपराध हो गया? मोटरसाइकिल तो 10,000 रुपये में भी सेकेंड हैंड खरीदी जा सकती है। आयुष्मान योजना में एक नंबर ऐसा है जिसपे लाखों लोगों का सिर्फ एक नंबर पे रजिस्ट्रेशन है। कैग की रिपोर्ट आई है, आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए। नंबर भी मैं आपको, उनके नंबर भी मैं आपको बता दूंगा। मतलब यहाँ तक कि फ़ोन नंबर भी पब्लिश किया है कैग ने, और उन फ़ोन नंबर में भी बताया कि ये फ़ोन नंबर्स हैं जिसपे 7 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन एक फर्जी नंबर पे कर दिया गया। आप समझिए देश में कितना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है। हर इनकी जितनी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की बात करिए, सभी योजनाओं में इस तरीके का फर्जीवाड़ा है। तो क्या आप एक ऐसा फेस चाहेंगे जो आपको हर एक स्तर पे धोखा देता हो, जो ऐसी योजनाएं बनाता हूँ जो योजनाएं एकदम फेल करती हूँ? इनकी जितनी योजनाएं हैं वो कैपिटलिस्ट लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। अडानी जी देश के सबसे बड़े उद्योगपति इस समय बन गए। 2014 में 37,000 करोड़ पे थे। कोरोना में से लेकर सब में जब अब 2022 हम 23 में आए, 14.5 लाख करोड़ पे पहुंच गए। एक सरकार में सिर्फ एक आदमी ही ग्रोथ कर रहा है, सिर्फ उसी के लिए आप सरकार चला रहे हो। आखिर में क्यों हो रहा है? देश का गरीब आदमी क्यों नहीं बढ़ रहा है? उसके पास अवसर नहीं है, आप उसको मार रहे हो, उसको कोई अवसर नहीं दे रहे हो। आप कुछ लोगों के लिए, कॉरपोरेट्स के हाथों में और कुछ पूंजीपतियों के हाथ में ही देश की सरकार चला रहे हो। मतलब जो एक ग्राम स्वराज की कल्पना थी, जो लोकल डेवलपमेंट की बात थी, जो लोगों में कम्युनिटी शिप की बात थी, उन सब चीज़ों को दरकिनार कर दिया आपने। आप भारतीय राजनीति को कॉरपोरेट स्टाइल में चला रहे हो और लोगों के घरों में झूठ फैला रहे हो, लोगों के घरों तक में लड़ाइयाँ करवा रहे हो। तो इन सब नीतियों को हटाना है और इंडिया अलायंस का वही काम है। और देश के युवाओं से भी ये मांग है, देश के युवा भी जानते हैं कि भाई जब भी आप किसी सरकार का एनालिसिस करिए तो उसके काम पे करिए। वो पूछिए उन्होंने क्या किया और क्या दिया, क्या वादे किए और क्या किया उन्होंने। और सरकारें आप 5 साल के लिए चुनते हैं, 50 साल के लिए नहीं चुनते हैं। और किसी भी सरकार चुनिए तो उससे कहिए कि इतनी हिम्मत रखो कि पिछली बार जो बोला था अगली बार जब चुनाव में आओ तो जो बोले थे उसके नाम पे वोट मांग सको। यूथ पॉलिटिक्स के बारे में आप क्या सोचते हैं इंडिया जैसी कंट्री में, जहाँ पे इतना डाइवर्जन हो चुका है, जो आप पहले ही इतनी बात कर रहे थे जिस बारे में? देखिए, मेरा तो मानना ऐसा है, जैसे मैं व्यक्तिगत, मैं भी एक गाँव से आता हूँ, मतलब फिर मेरी लखनऊ पढ़ाई हुई, लेकिन माँ बाप मेरे गाँव पर रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा है कि जिस तरीके से सभी क्षेत्रों में समान अवसर की उपलब्धता नहीं है, वैसे ही भारतीय राजनीति में भी समान अवसर के मौके नहीं है लोगों के पास। राजनीति इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित है। यूथ राजनीति में है, युवा राजनीति में है, उसका एक बहुत इमेज बना दिया गया कि अरे यूथ हैं तो ये गुंडाई करेंगे। छात्र राजनीति पूरे देश से ख़त्म कर दी गई। यहाँ तक कि जो गुजरात, जिसमें बहुत समय से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहाँ से भी अभी भी ऑर्डर आया, अभी कल ही परसों ऑर्डर पड़ रहा था कि वहाँ जो वाइस चांसलर के कार्यकाल को बढ़ा दिया गया, यूथ पॉलिटिक्स को और ख़त्म कर दी गई। जो शुरुआत से एक युवाओं की एक राजनीति में पैदा होने की यूथ के थ्रू एक यूथ पॉलिटिक्स थी, उसको ख़त्म कर दी जा रही है। समान अवसर की उपलब्धता वैसे भी नहीं है, क्योंकि देश के जो हालात हैं, वैसे में तो जब युवा होते हैं तो उन्हें तो यही सोचना होता है कि पहले मैं अपने पढ़ने का इंतज़ाम करूँ, रहने का करूँ, कहीं नौकरी का करूँ। ऐसे हालातों में भी युवा संघर्ष करके राजनीति में आना चाहता है
आगे आता है, लेकिन उसके पास कोई मौका ही नहीं है। आप वैसे मौके देते ही नहीं हो। तो इस देश का युवा भी उससे प्रभावित है, और कहीं ना कहीं से मैं देश की इन सभी पार्टियों से, क्योंकि ये मामला मेरे से भी बहुत ही मार्मिक और व्यक्तिगत रूप से जुड़ा हुआ है, कि सभी पार्टियों को मौका देना चाहिए युवाओं को आगे आने के लिए। सभी पार्टियों का ऐसे युवा जो बहुत ही बड़े घरों से नहीं है, बहुत ही संसाधन परिपूर्ण नहीं है, लेकिन राजनीति में आना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, उनको मौका देना चाहिए। आम आदमी पार्टी उनमें से एक पार्टी है। इस पार्टी में आप समझिए कि मैं तो खैर शुरुआत से ही हूँ। दो चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ, एक व्यक्तिगत ऐसे पर्सनल एग्जांपल लेके भी, और दूसरा जिस समय पार्टी में भी चल रहा है उसको भी लेके। जैसे मान लीजिए मैं तो गांव से आया, लखनऊ पढ़ने गया। इस पार्टी के एक बड़े नेता हैं सांसद संजय सिंह जी, मेरे पॉलिटिकल मेंटर भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे पिता समान भी। उन्होंने मुझे मौका दिया, मुझे सिखाया, एक मेंटरशिप करी, और मुझे एक मौका मिल गया आने का। एक व्यक्तिगत रूप से मैं काफ़ी समय से रहे साथ में, बोलने पढ़ने सब चीज़ की मेंटरशिप मिली और आगे आया। लेकिन सभी दलों में और सभी जगहों पे ऐसे ढेर सारे नेताओं की भरमार होनी चाहिए। अब पहले होता था ये कि नेता अपने ढेर सारे पार्टी के लोगों को, अपने जान पहचान के नए वर्ग के युवाओं को मौका देते थे, उनको आगे लेकर आते थे, उनको बताते थे कि ये सही है, ये गलत है, ऐसे रहो, ऐसे राजनीति में आचरण करो, ऐसे फैसले लो। लेकिन ये दौर आज के दौर में ख़त्म हो जा रहा है। युवा सिर्फ बड़े बड़े नेताओं द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। एक इस्तेमाल की हुई लिखो फिको, जो पेन हमारे यूपी में लिखो फेंको यूज एंड थ्रो वाली पेन होती है, उसी टाइप से कि भीड़ जुटानी है युवा ला दो, बवाल करना हो युवाओं को ला दो, गुंडई दिखानी हो युवाओं को ला दो। युवाओं की पहचान ये नहीं है। सबसे मतलब यही युवा जब सिलिकॉन वैली में जाता है तो दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन लेके आता है, और उसी युवा से आप कहते हो कि नहीं आप यूनिवर्सिटी में आओ, ऐसा करना, 20 लड़के गाड़ी में भर के लाना, उसको उठाएंगे, उसको मारेंगे, उसको ले जाएंगे। मतलब युवा राजनीति वहीं तक काम आएगी। और पॉलिटिक्स का एक चीज़ ये भी है सर्वेश जी, कि अगर कोई युवा घुसना चाहता है पॉलिटिक्स में, तो जो पहला बैरियर आता है युवा के खुद के दिमाग में, वही आपको अभी कि हमारी जो पॉलिटिक्स है ना वो इलिटरेट है। यानी कि वहाँ पे अगर कोई पढ़ा लिखा साउंड इंसान जाएगा तो वहाँ पे एक ग्रुप ऐसा पहले से मौजूद है जो कि वही आपका धरना करवा दिया, ये करवा दिया, मार अभी मैं आपको इसमें थोड़ा स्पष्ट करूंगा। अभी देखिए, तो मैंने आपको कहा कि व्यक्तिगत रूप में मुझे एक पॉलिटिकल मेंटर मिले इस प्रोसेस के थ्रू ही, आम आदमी अन्ना आंदोलन, आम आदमी पार्टी, और उसके थ्रू मुझे एक गाइडेंस मिली और मैं आगे आया। और मैं आज मानता हूँ कि देश के सभी युवाओं को, सभी दलों में किसी में भी हों, उनको ऐसे मेंटर्स मिलने चाहिए जो उनको गाइड करें और आगे लेके जाएं। एक आम आदमी पार्टी को अब आप लीजिए, आम आदमी पार्टी बल्कि आप समझिए समर्स में, विंटर्स में हमेशा एक इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च करती है, और बहुत दिनों से लॉन्च कर रही है। जब हम आंदोलन से पार्टी बने तब से लेकर आज तक उसमें देश भर के तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तमाम लोग अप्लाई करते हैं, घर बैठे बैठे अप्लाई करते हैं, और हर साल सेलेक्ट करके उनको MLAs, MPs इनके थ्रू रखते हैं, उनको बताते हैं पार्टी में क्या चल रहा है, सरकार में क्या किया, पब्लिक ग्रीवेंस कैसे डील करते हैं, और वो लोग सीख के जाते हैं। तो आप देखिए कि एक तरफ से हमारे जो व्यक्तिगत, जो हमारे जो नेता लोग हैं वो व्यक्तिगत रूप में भी ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं। जो हमारी पार्टी है जिसके अरविंद केजरीवाल जी मुखिया जो चेहरा है, उसमें भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कि आप आ सकते हो, आप संगठन में काम कर सकते हो। हमारे संदीप पाठक जी हैं जो कि खुद एक काफ़ी गांव से निकल के आके, पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आके, फिर एक अच्छा मौका सबके सभी युवाओं को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप आइए। पार्टी प्लेटफॉर्म दे रही है अरविंद केजरीवाल के उस चेहरे के अंडर में कि अरविंद केजरीवाल जी की नीतियाँ जानिए। तो कहीं ना कहीं से हम नई पार्टी हैं, हम इनोवेटिव पार्टी हैं, हम इन सब चीज़ों को मौका दे रहे हैं। इसमें क्या यूथ ज़्यादा है, इनोवेशंस है, आइडियाज़ हैं। देश की दूसरी कई पार्टियां और भी फॉलो कर रही हैं, इसे धीरे धीरे अब शुरू हो चुका, लेकिन और बृहद स्तर पे करना चाहिए इसे। जो यूथ की पॉलिटिक्स को आप देश में ख़त्म कर रहे हो तो वो यूथ जाएगा कहाँ, जिसे पॉलिटिक्स में आना है। तो यूथ को जब पॉलिटिक्स में आना है तो उसे पार्टीज़ को प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा ना, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस की किताबों में उसको पार्टी की नीतियाँ नहीं समझ में आ रही हैं, किसी पार्टी की फंक्शनिंग नहीं समझ में आ रही, डे टू डे में उसकी फंक्शनिंग क्या है, तो वो नहीं समझ में आ रही, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को ऐसा प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। अब इसी वजह से देखिए, अब धरने हों, प्रदर्शन हो, तमाम चीज़ें हों, इन सब का बहुत महत्व है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं समझाएगा तो युवा समझेगा कैसे? वो नेता समझाए कि देखो अब तुम्हें मुद्दा आधारित धरना करना है, प्रदर्शन करना है, ज्ञापन देना है, ज्ञापन डीएम को देना है, ज्ञापन राज्यपाल को देना। तो ये जब पॉलिटिक्स में मेंटर्स आते हैं, अच्छे मेंटर्स आएंगे तो करेंगे।
जब आपको गाइड करने वाले लोग ही नहीं रहेंगे, पॉलिटिक्स में स्कूल ऑफ लर्निंग नहीं रहेगा, तो कैसे होगा? भाई जैसे मेरा तो सौभाग्य है, मुझे एक नेता मिल गए, उनके पीछे चल के हम सीखते हैं। मेरे से कई तमाम ऐसे लोग हैं जो उनके स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में सब लगे रहते हैं, सब कहते हैं भाई मैं उनके साथ राजनीति करता हूँ, आगे आगे सीखते रहते हैं। क्योंकि पार्टियों का अम्ब्रेला तो बहुत बड़ा है। अब जैसे मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट हो बहुत बड़ा, भाई कहते हैं मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ता हूँ, उसमें कोई टीचर हो ही ना, तो कहाँ सीखेगा? ऑक्सफोर्ड की बिल्डिंग थोड़े सिखाएगी उसे। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें नेता होने चाहिए, और उन नेताओं के अंडर में अलग अलग यूथ हों, महिलाएं हों, इन सब के लर्निंग स्कूल्स होने चाहिए। वो चाहे म्यूचुअली बन जाए या अपने आप बन जाए। कई पुराने दौर के ऐसे नेता रहे हैं। अभी भी गांधी के जितने फिलॉसफी मानने वाले ढेर सारे लोग हैं, कहा जाता देखिए ये गांधीवादी हैं, देखिए ये लोहियावादी हैं, ये लोहिया जी के क्यों भाई? उनके साथ वो लोग रहे हैं, उनकी विचारधाराओं पर कई लोग चलते हैं, उनको सीखते हैं। तो आज की राजनीति में कहीं ना कहीं ऐसा, और यूथ भी क्या है कि कई बार यूथ बहुत इंस्टेंट चाहिए होता है उसे, पेशेंस नहीं है, 2 मिनट्स मैगी वाला सेशन आते जा रहा है, तो उस टाइप के, तो उस तरीके तो होगा नहीं। पॉलिटिक्स एक अच्छी लर्निंग है, और उस प्रोसेस में उसको आना पड़ेगा, और उसको सभी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, और उसे जानना पड़ेगा। क्या पॉलिटिक्स में उस टाइप के इंसान को जाना चाहिए जिसको पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए, या उस टाइप के इंसान को जाना चाहिए जिसको ऐसे वो सेवा भाव हो, सोशल सर्विस? निश्चित तौर पे पॉलिटिक्स में आप पावर में बहुत ज़्यादा दिन तो रह नहीं पाएंगे। डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है हमारे, जो हमारे संविधान का जो ढांचा है जो देश में है, तो आप कितनी भी बड़ी कुर्सी ले लेंगे, लेकिन आपके पास कुर्सी कोई बड़े हमेशा तो रहेगी नहीं। अगर राजनीति में आप सेवा भाव को लेके नहीं आ रहे हैं और लोगों के लिए काम करने को लेके नहीं आ रहे हैं, तब तो आप लंबे समय तक नहीं रह पाएंगे, चाहे आप कितने भी बड़े इंसान हो। उससे तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। मतलब पॉलिटिक्स में आपको ओवरऑल एक लॉन्ग टाइम सस्टेन गोल लेकर आना पड़ेगा, नहीं तो आप जो भी अब काम ऐसे हैं जो नीतिगत नहीं है उनकी तरफ ही जाएंगे, और उनकी तरफ ही डाइवर्ट होंगे। पॉलिटिक्स में जब भी आप, जैसे मान लीजिए कि मैंने, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत गरीबी को महसूस किया हो, मैं जिस परिवार में रहा उसमें कभी ऐसा नहीं रहा, लेकिन मैंने कई ऐसी चीज़ों को, अभाव को महसूस किया जो कि अगर मेरे पास और ज़्यादा परिवार के पास पैसा होता तो भी मैं नहीं ला सकता था। जैसे एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा अस्पताल, अच्छी सड़कें, अच्छे मेंटर्स, अच्छे टीचर्स, अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं ला पाता, क्योंकि ये काम सरकारों को देना था। भाई मैं बलिया ज़िले से आता हूँ, उस ज़िले की उत्तर प्रदेश में खासियत यह है कि वो ज़िला नकल के लिए जाना जाता है। मतलब बच्चे को साइंस की स्पेलिंग लिखने नहीं आती होगी, लेकिन वो साइंस में 92% ला देगा। उस ज़िले की खासियत है, आप यूट्यूब पे देखेंगे आपको कई ऐसे ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मतलब उस ज़िले में दूर दूर से बच्चे आते थे कि नकल से पास हो जाएंगे। तो भाई ऐसी चीज़ों से अगर हम निकल के, मतलब ऐसे जब जगह हैं वहाँ पे सरकारों का काम है अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराना। जब लोगों को समान अवसर उपलब्ध होंगे तो जो नया वर्ग होगा, युवा वर्ग, वो अपने दिमाग और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनाव कर पाएगा। उसका जो आने वाला चुनाव होगा वो मजबूरी नहीं होगा। जैसे चुनाव का बोल रहे हैं ना, तो एकदम से कंटेम्प्रेरी मेरा आ गया। आप बिग बॉस फॉलो करते हैं? नहीं, वैसे मैं आज तक मैंने एक भी एपिसोड देखा। आप करंट न्यूज़ देख रहे हैं? अभी जैसे अभी ना कुछ 3 कंटेस्टेंट चूज हुए हैं अभी, तो उनके लिए वोटिंग लाइंस खुल गई हुई है। तीनों काफ़ी पॉपुलर लोग हैं सोशल मीडिया पे, तो उनके लिए वोटिंग लाइंस खुल गई है। पूरा देश वोट करने में लगा है उन तीनों को, उनकी प्रमोशंस नेक्स्ट लेवल पे हो रही है। मैं सुनता हूँ, लोग चर्चा करते रहते हैं, आज घर में ये हुआ, कई बार पूछना। मैं तो आज तक देख नहीं पाया, वैसे मेरे साथ के बहुत से लोग देखते हैं, और कई नज़दीकी युवा इनको वोट करने के लिए तैयार है, लेकिन युवा को अपने देश की पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है। ये आपने बहुत अच्छा कंपेयर किया। वो वही 2 मिनट्स मैगी वाला है कि घर बैठ के इंस्टेंट मोबाइल पे दिखा देना है कि आपको ये है। मतलब सब जगह दिमाग को, मतलब जो भी एक साइकोलॉजी है लोगों की, उसको एक लोगों में क्या है कि लोगों को सबको मारना है, सबके अंदर उस अपना अपना फीड डालना है। तो बिग बॉस में युवा घर बैठे वोट कर रहा है, लेकिन मुझे पता है कि जो बिग बॉस में युवा वोट कर रहा है उससे ज़्यादा इस युवा देश की सड़कों पे है। कोई अपने माँ के इलाज के लिए घूम रहा है, कोई अपने अच्छे स्कूल के लिए घूम रहा है, कोई अभी भी किसान के जो बेटे हैं हर महीने उनका गेहूं और चावल उनके खेतों से बोरी में भर के आता है, वो रह के बाहर पढ़ाई कर रहे होते हैं। वो क्या है कि हम लोग जिस ऊपर के समाज में आ चुके हैं वो दिख रहा है कि वही युवा है वो बिग बॉस वाला। उसमें भले ही मैक्सिमम लोग वोट नहीं करते हैं, उनको कोई अभाव नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस देश का जो मैक्सिमम युवा है वो अभी भी जद्दोजहद में फंसा हुआ है।
वो अपने रोज़गार कैसे पैदा करे, वो अपने लिए एक नौकरी कैसे ढूंढे। समझिए बीए और एमए करके, पोस्ट ग्रेजुएट करके लोग 10-10 हज़ार की नौकरियों के लिए घूम रहे हैं। उससे फ़र्क नहीं, वो बिग बॉस के वो हम लोग की चीज़ों, हाथ में जो मोबाइल आ गई वो हमें दिखाती है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश के युवा वाकई, आप कहीं एक जगह 50 नौकरियों का आवेदन निकल रहा है, आप देखिए 5 लाख लोग आवेदन करते हैं। चपरासी की नौकरियों के लिए पीएचडी किया हुआ लड़का लड़की आवेदन कर रहा है। हम वो देखना चाह रहे हैं वो बिग बॉस, इसलिए वो दिखा रहा है, और इसलिए वो साइकोलॉजी में कहीं भी आइए, हट जाइए किसी शहर से, दूर चले जाइए किसी शहर से, बस किसी भी दिशा में 40-50 किलोमीटर आप अपनी गाड़ी लेके चले जाइए, पूछिए वहाँ पे क्या है, पूछिए क्या तुमने बिग बॉस देखा, क्या बिग बॉस में क्या हुआ, चर्चा करी। ये क्योंकि हमारी राजनीति हो, मतलब हर जितने भी सेक्टर्स हैं वो शहरों में और एलिट और इन सब चीज़ों में फिक्स हो गए, उन्हीं के आसपास घूमते रहते हैं। जैसे लोग कहते हैं मीडिया एक यहाँ आ गया है, राजनीति यहाँ आ गई है, तो वैसे ही हो गया कि देश को आप अगर तोलना हो तो मैं बिग बॉस से तो मैं कभी नहीं देखूंगा। मैं हमेशा उन लड़कों से देखूंगा, देश के युवाओं को जो 10-10 साल में दूर दूर जाके तैयारी कर रहे हैं, घर से 200, 400, 500 किलोमीटर दूर जाके तैयारी कर रहे हैं, जिनके माँ बाप उनको घर से, अपने किसान अपने खेतों में गेहूँ और चावल उगा के भेजते हैं, हर साल के 1000 रुपये उनका बच जाए। तो देश अभी इन सब चीज़ों की तरफ है, लेकिन सरकारें जो हैं वो हमें असली देश की जो छवि है वो दिखाने नहीं देती हैं। उनको पता है कि अगर देश की जो गरीबी है और देश की असलियत है, अगर टीवी की स्क्रीन पे दिखने लगी तो इस देश का युवा उससे सवाल करने लगेगा। इसलिए हमेशा टीवी पे इवेंट चलता रहता है, हमेशा भाषणों के इवेंट चलते रहते हैं। दुनिया में डंका बज रहा होता है और देश में जो गांव है वो वहीं का वहीं हो रहा होता है। ये हमेशा वो प्लानिंग है, ये युवाओं के दिमाग में सही मामले ना आए उसकी प्लानिंग है। कोरोना में पूरा देश किस तरीके से हालात में था, लेकिन आपने क्या देखा, उसके बाद लोग स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अस्पताल की मांग कर रहा है युवा। उसके दिमाग उसको कहते हैं ना कि मती को मार लेना। तो लोगों में वही होता है कि चर्चा में कभी भी अच्छे चीज़ों को आने ही ना दो, तो लोग बिग बॉस और इन सब चीज़ों पे चर्चा करते रहेंगे। वो अब बिल्कुल सर्वेश जी, एंड में कन्वर्सेशन के जाते हुए एक लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, मतलब जो भी मैंने कन्वर्सेशन देखी ना, एक बहुत ही अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिला यहाँ पे पॉलिटिक्स को लेके, यूथ को लेके। एक ना बहुत ही स्ट्रेट अवे, बहुत सिंपल सा सवाल है, सालों से चल रहा है इंडियन डेमोक्रेसी में, बट कोई जवाब नहीं दे पाएगा इसका। वो ये है कि क्या इंडिया में पॉलिटिक्स और एथिक्स, जो आपके मॉरल एथिक्स है, वो साथ मिलके कभी काम कर सकते हैं, एक अच्छी गवर्नमेंट बना सकते हैं, अच्छी गवर्नेंस ला सकते हैं? एकदम ऐसा कर सकते हैं। देखिए, मैं तो जिस नेता के साथ राजनीति करता हूँ, जैसा देखा भी हूँ, तो पॉलिटिक्स और एथिक्स दोनों उनके साथ चलता है। और क्या होता है, कई बार नेता जैसे टीवी पे दिखते हैं और जैसे पीछे हैं, तो उसके बारे में आप लोग भी यूँ पूछ लिया करिए। जैसे मान लीजिए मैं आम आदमी पार्टी में हूँ, सांसद संजय सिंह जी के साथ रहता हूँ, अभी उन्होंने मुझे पॉलिटिक्स सिखाया। मैं हमेशा देखता हूँ कि पॉलिटिक्स और एथिक्स दोनों रहती है साथ में। और उनके राजनीति के उनके जो दरवाजे हैं लोगों की मदद करने के, हमेशा खुले रहते हैं। और हमने तो उसी स्कूल ऑफ लर्निंग में पॉलिटिक्स सीखी है। निश्चित तौर पे हर जगहों पे गलत होता होगा, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस देश में अच्छी विचारधाराएं, मजबूत समाज, हर क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। आज की राजनीति में लोग तमाम पैसे कमाने, बिल्डिंगें बनाने, अपना बिजनेस बड़ा करने आ रहे हैं, या कई बार तो राजनीति में लोग कहते हैं कि हम सिक्योरिटी लेने, हम पार्टी इसलिए ज्वाइन कर दें ताकि हम सिक्योर रहें। ये सब तमाम चीज़ें हैं, लेकिन पॉलिटिक्स और एथिक्स ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिनमें देखी जाती हैं और है भी। और मैं भी लोगों को कहूँगा कि अगर आपको पॉलिटिक्स में आना है, आप किसी भी पार्टी में जाना चाहें, मैं तो कहता हूँ देश की उभरती हुई पार्टी आम आदमी पार्टी में आइए, लोगों से मिलिए, सवाल करिए, जानिए। भाई हमारे यहाँ नेताओं से मिलिए, आपको जो भी नेता पसंद आ रहा हो आप उसके घर चले जाइए, आप फ़ोन करिए, कहिए आपसे मिलना है। मैं देश के युवाओं को कहूँगा कि आप हो सकता है आम आदमी पार्टी से सहमत ना हो, भाई मैं हूँ, मैं कहता हूँ आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है, हमारे नेता से मिलिए, लोगों से मिलिए। आपको अगर ठीक है, आप असहमत हो, आप आम आदमी पार्टी में नहीं आना चाहते हो, आप किसी भी पार्टी में जाना चाहते हो, आप एक क्वेश्चनियर बनाइए और किसी नेता से टाइम लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं आप बहुत बड़े आदमी हो, आपके पास 1000 लोग हैं तभी कहेंगे कि मुझे आपसे समय चाहिए। आप कहिए भाई नॉर्मल हूँ सर, आपकी पार्टी ज्वाइन कर रही है और मुझे आप अच्छे लगते हैं, जितना जाना जितना देखा। तो अगर आप मन में खुद लालच लेके रहेंगे तो कहीं ना कहीं से आप हमेशा आपको गलत डायरेक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप सही रास्ते पे जाएंगे, आप किसी व्यक्ति का चुनाव करिए, जाइए उससे कहिए मुझे आपकी पार्टी ज्वाइन करनी है, ये सवाल है मेरे, आप इसके जवाब दीजिए, आप सहमत होते हैं तो आइए,
आपकी पॉलिटिक्स और एथिक्स सब कुछ चलेगी, लेकिन अगर आप गलत चुनाव के रास्ते पे जाएंगे तो ज़रूर आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो ठीक नहीं होंगी। क्या आम आदमी पार्टी हमेशा कास्ट फ्री पॉलिटिक्स रखेगी इंडिया जैसी कंट्री में? निश्चित तौर पे आप देखिए, इतने समय हो गया हम लोग तो, आपने दिल्ली देखा, आपने पंजाब देखा, आपने गुजरात देखा, आपने गोवा देखा, अभी उत्तर प्रदेश देखा, जब सभी प्रदेशों में हम कहीं पे हमने कास्ट वास्ट की बात ही नहीं की, लोग हमारे साथ आए, हम चर्चा में बने, हम जीते, हम आए, लोगों ने हर जगह दिया। पंजाब में पहली बार हमें विपक्ष में लेके आए, दूसरी बार इतने मैंडेट की सरकार बनाई, दिल्ली में 3-3 बार सरकार बनी, गुजरात में 13% वोट दिया, गोवा में 2%, 2 विधायक हमें दे दिए, नेशनल पार्टी बन गए 10 साल में, और ये बिना कास्ट पॉलिटिक्स के ही हम लोग आगे बढ़े। मुद्दों पे बात किया हम लोगों ने, लोगों से बात करी कि मुद्दों पे वोट दीजिए, मुद्दों पे आगे आइए, अपने ज़रूरतों की राजनीति करिए, और इस पे आए। राजनीति में इम्पॉसिबल टू पॉसिबल का रास्ता दिखाया। और इस देश के युवाओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस तरीके की बातों में मत फंसिए, आप लोग इन सब दायरों से आगे आइए। इस बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को एक बहुत ही खूबसूरत संविधान दिया है, और उस संविधान में सबकी बराबरी की बात की गई है। और आप उसको पढ़िए, उसको देख के आगे आइए, और राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लीजिए। कई लोग राजनीतिक रूप से, और कई बार आपको मिलेंगे शहरों में, यहाँ हमारे, मुझे तो राजनीति से मतलब नहीं है, लोग मुझे गंदे लगते हैं ऐसा। जब राजनीति आपके किचन के खाने से लेके आपके पहनने के कपड़े तक तय करती है, तो आप राजनीति क्यों नहीं तय कर रहे हैं? आप क्यों नहीं फैसला ले रहे हैं कि देश की राजनीति कैसी हो? क्योंकि अगर आप फैसला लेना छोड़ देंगे तो राजनीति में जो मठाधीश बैठे हुए हैं, जो 20-20 साल, 50-50 साल, 70-70 साल तक बैठे हैं, नो रिटायरमेंट एज है उनकी, वो कुर्सियों पर बैठे रहेंगे, वो तय करते रहेंगे कि आप कितने रुपये की दाल खाएंगे। वो घर में बैठे बैठे ये तय करते रहेंगे कि आप जो कपड़े पहनेंगे वो कितने के आएंगे, जो जूते पहनेंगे वो कितने के आएंगे, जिस कार में चलेंगे वो कितने के आएगा। तो आप अपने जीवन की खुद ताकत बनिए। अपनी ताकत बिना मतलब ही किसी दूसरों के ऐसे आदमी के हाथ में मत दीजिए कि जिसे समझ ना आता हो, जिसे उन चीज़ों का मूल्य नहीं पता हो। अभी आपने देखा होगा कि देश टमाटर के दामों पे, कई ऐसा सीजन होता है टमाटर सड़कों पे फेंका जाता है। हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी में रहते हैं, कृषि प्रधान देश है हमारा। अगर इस कृषि प्रधान देश में टमाटर 200 रुपये 300 रुपये का मिल रहा है, और एक सीज़न आता है कि टमाटर सड़कों पे फेंका जा रहा है, तो आखिर में किसका दोष है? किसानों का दोष तो नहीं होगा, सरकार चलाने वालों का होगा। और वो सरकार कैसे चल रही है यही देखिए क्या हालत है। मतलब आप हालात ये हैं कि अब चौराहों पे चले जाइए, मैगी खाना हो तो वो पूछता है सर टमाटर डालूं या ना डालूं। अब पूछना पड़ता है भाई टमाटर भी डाल दो क्या? अभी भी लोग इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी के देश में, हम कृषि प्रधान देश में रहते हैं। लोग कहते हैं हमारी मिट्टी में सोना उगता है। तो आम आदमी पार्टी अगर कभी पावर में आए सेंटर में, तो वो कैपिटलिस्ट मेंटालिटी को कभी प्रोवोक नहीं करेगी? निश्चित तौर पे नहीं करेंगे। और अभी भी जहाँ पे हम लोग सरकार में हैं, आप हमारे मॉडल को देखिए, आप समझिए, उनको पढ़िए और जानिए और देखिए किस तरीके की बात करते हैं। हमें पता है कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी देश मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है, और पहला काम है हमारा बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, रोजगार, करप्शन फ्री इन्वायरमेंट देना। और इसी के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं और इसी पे हम काम कर रहे हैं। आप दिल्ली की सरकार इतने समय से हो गई, बहुत ही कम पावर्स के साथ है, तमाम राजनीतिक अड़चने हैं, विवाद है, उसके बाद भी देखिए कितने बड़े बड़े बदलाव कर दिए हमने। मतलब पिछले इतने सालों से आप बिजली के क्षेत्र में देख लीजिए, हमने दाम नहीं बढ़ने दिए, कि दिल्ली का कोई प्रोडक्शन नहीं है बिजली में अपना, बिजली प्राइवेट कंपनियां देती हैं, बाहर से सप्लाई आती है, फिर भी देख लीजिए। पानी फ्री दे रहे हैं, देख लीजिए। स्कूलों के हालात कहाँ से कहाँ बदल गए। मतलब दिल्ली के स्कूलों में लिफ्ट लगे हैं, स्विमिंग पूल लगे हुए हैं, बच्चे जाते हैं पढ़ने, लैब्स होती हैं, एसी कमरे बने हुए हैं। मतलब मैं तो लखनऊ के प्राइवेट स्कूल से पढ़ा हूँ, महंगी फ़ीस दे के पढ़ता था, ठीक ठाक मिलते थे। मेरे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं था। सरकारी स्कूलों में देश के सबसे शिक्षित जो टीचर्स हैं वो आते हैं, जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, जो एग्ज़ाम्स के थ्रू रिक्रूटमेंट है, देश के सबसे अच्छे टीचर्स का है, और सबसे लो स्टैंडर्ड की शिक्षा दी जाती थी। दिल्ली के स्कूलों में नहीं मिलेगा आपको। दिल्ली के स्कूलों में प्राइवेट स्कूलों से अच्छे रिजल्ट क्यों आए 12th क्लास के? क्योंकि ये सब चेंजेस हुए। तो आम आदमी पार्टी ने अपने गवर्नेंस पे फोकस किया,
मैंने कहा तो आप ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके अखबार तक चेक कर लीजिए, एक्चुअल में भी चेक कर लीजिए। हम बात करेंगे शिक्षा पे बात करेंगे, हम पढ़ाई पे बात करेंगे, वो लड़ाई पे बात करेंगे, तो बस चेंज ऐसे ही दिखता जाएगा आपको। अभी भी जहाँ पे हमारी जिम्मेदारी है उसमें आप देखिए कि कितने बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा तो आगे होगा, लेकिन वर्तमान में जो हमारे पास है उसमें जो हमारे बदलाव हैं उसको आप देखिए, और उनको देखने पे आप भी अपने पॉडकास्ट के थ्रू, चैनल के थ्रू भी आगे बढ़ाइए कि भाई कैसी ये पार्टी बात कर रही है, पार्टी के और लोगों से भी बात करिए कि उनको, युवाओं को भी बताइए कि भाई पार्टी के नेताओं से जाइए, मिलिए, टाइम लीजिए, देखिए क्या काम कर रहे हैं। जी, तो सर्वे जी मेरी तरफ से तो इतना ही थे टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। स्टार्टिंग से ही पॉडकास्ट के, पॉलिटिक्स हो, इंडिया हो, डेमोक्रेसी हो, चाहे वो लीडर्स के बारे में बात करना हो, मुझे बहुत मज़ा आया, एक बहुत अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिला। आई होप हमारे लिसनर्स को भी ये बात समझ आए, एंड आई होप आपको भी हमारे साथ मज़ा आया हो। हाँ, मुझे अच्छा लगा, और मैं देश के यूथ के साथ ये बोलूँगा कि देखिए जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो उन ज़रूर एक हमारे समझिए कि नींव हैं, उनका हमें ख्याल रखना है, लेकिन उसके ऊपर की जो ब्रांचेस हैं वो हम यूथ हैं और हम लोग हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी ताकत को पहचानिए, जो वो पुरानी पीढ़ी है उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आगे के इनोवेशन को बढ़ाइए। और पार्टियां हों कहीं भी हों, आप ये समझ लिया आपने तो इतना बड़ा कोरोना का टाइम देखा कि जब दुनिया की सभी शक्तियां फेल हो गई थी, आप कितने बड़े अमीर हैं, कितने बड़े से बड़े अमीर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, सब लोग लाइनों में खड़े थे। तो ऐसे दौर में आप लोग नए बदलावों की तरफ लेके, आप गांव में रहते हों, आप शहर में रहते हों, आप किसी भी टाउन में रहते हों, सब तरफ आप लोग जहाँ भी अपने जीवन में न्याय को अपनाइए। जो भी पार्टियां अच्छा मौका, अच्छा काम कर रही हैं उनको अवसर दीजिए। आप गलत लोगों के लिए लड़ना बंद करिए, और जो नफ़रत फैला रहे हैं उनके लिए लड़ना बंद करिए। जो भी आपको कपड़ों के नाम पे, रंग के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़ा रहे हैं उनको बंद करिए। ये देश प्रेम और सद्भाव से ही चलता रहा है, और शुरुआत से चलता रहा और आगे भी सदियों तक चलता रहेगा। कोई किसी पार्टी का कितना बड़ा भी नेता हम लोगों के एक साथ की जो एकजुटता है इसको तोड़ नहीं पाएगा। कुछ चंद लोग बैठे हुए समय के साथ आएंगे, वो जाएंगे, वो कुर्सी की ताकत है, कुर्सियाँ मतलब सत्ता आती है जाती है चली जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप लोग अपने जीवन में अच्छे लोगों को चुनिए, अच्छे नेताओं को चुनिए, और नेताओं से सवाल करने ज़रूर सीखिए। मतलब नेताओं को सबको ट्विटर पे, फेसबुक पे लाइक कर दीजिए, मतलब जिनसे मन कर रहा आप जिस पार्टी से सहमत हो, लेकिन कभी भी सवाल उनसे करते रहिए, भैया स्कूल कब दोगे, अस्पताल कब बनाओगे, गांव सोशल में मीडिया का सही मैं यूज कह रहा हूँ करें। कोई इतना दूर नहीं जाना है। हम लोग सब लोग जितने भी शहरों में, तो भाई बाहर से ज़्यादा लोग ही शिफ्ट होकर यहाँ हैं, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, जितने बड़े शहर हों, सबका कोई ना कोई नेटिव प्लेस होता है, गाँव है, शहर है, सब जगह से। तो किसी को भी इस देश की सच्चाई को जानना हो तो कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है। मतलब देश की, चाहे आप कहीं से कहीं बैठे रहोगे तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं, 10-20 किलोमीटर जाइए, 2-4 किलोमीटर जाइए, सब तरफ आपको देश की सच्चाई दिख जाएगी। तो हम सभी लोगों को देश के लिए एकजुट होकर काम करना है, और सबसे ज़्यादा हम लोगों को काम करना है, अपने घर परिवार से लेकर देश तक का ख्याल रखना है। आप लोग खुद अपने लिए भी रोज़गार मांगिए, क्योंकि तभी आप घर चला पाएंगे, तभी आप देश के लिए सोच पाएंगे। मतलब नेताओं के लिए लड़ने और बड़े बड़े लोगों के लिए लड़ने से अच्छा है आप अपने लिए लड़िए, अपने माँ बाप के लिए लड़िए, अपने घर परिवार के लिए लड़िए, अच्छा रोज़गार, स्कूल, अस्पताल मांगिए, और पूरी उम्मीद रखिए कि ये देश दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है, ये लोकतंत्र दुनिया का सबसे खूबसूरत लोकतंत्र है, हमारा जो संविधान है दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है, और आने वाला कल बहुत अच्छा होगा। हम डेमोक्रेसी के जिस ट्रांजिशन पीरियड में हैं, ये जब आने वाला कल होगा तो वो इतना सुनहरा कल होगा कि जिसमें उन बदलावों को हम अपने दौर में ही साक्षी बनेंगे। मेरा कहना बस ये कि जो ट्रांजिशन का टाइम है, उस ट्रांजिशन में हम अपने दौर में ही वो ट्रांजिशन देख लें। ऐसा नहीं कि आने वाली 4 पीढ़ियां बाद देश बदलेगा, ऐसा नहीं है। अब टेक्नोलॉजी का दौर आ गया है, जो चिट्ठियां पहले 4 दिन में पहुंचती थी वो 4 सेकंड नहीं लगता है। तो बस हम कह रहे हैं कि जो बदलाव की स्पीड इतनी ज़्यादा आई है, उसकी वजह से देश को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बदलें, मिलजुल के काम करें। और आपका पॉडकास्ट अच्छा था, अच्छा लगा, और आगे भी हम लोग इन सब टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर्वेश जी फॉर बीइंग ऑन एपी पॉडकास्ट। थैंक यू।